हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरे भाई, जैसा कि आज हम सबको मालूम है कि आज जो आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पोस्ट का जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी, जो 2024 में आई थी, उसका जो रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। और मेरे भाई, रिजल्ट का जो कट ऑफ गया है उसको देख कर तो भाई एक बात समझ में आता है कि इस बार अब मेरे भाई वो ज़माना जब गया जब हम पहले 55 और 60 नंबर लाकर भी आसानी से सिलेक्शन हो जाते थे। अब वो ज़माना गया मेरे भाई, कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी हाई गई है। और इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी भी इस बार 32,000 से थोड़ा 10,000 कम है, यानी 22,000 है। तो इस हिसाब से हमें इस बार टारगेट मान के मेरे भाई 80-85, जब तक आप 80-85 नहीं लाएंगे तब तक भाई सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। इतना तो आपको मान कर ही, मतलब इतना आपको रो मार्क्स मान कर तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब 32,000 में इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है तो इसमें 22,000 में ये वैकेंसी में जो 32,000 से थोड़ा 10,000 कम भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक दो नंबर या इससे थोड़ा और कहीं ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। खैर कोई नहीं, जो भी हो। चलिए आज की इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 में 25 क्वेश्चनों को, जो हमारे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको कवर किया था। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा ना लंबा करते हुए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह हम कुछ मोटिवेशन लाइन लेकर आते हैं। तो आज भी है कुछ इसी तरह का मोटिवेशन। तो लाइन क्या है कि विरासत की दौलतमंद क्या जाने, विरासत की दौलतमंद क्या जाने, मेहनत का नशा, जिंदगी वो नहीं जो अपने पुरखों पर जिया जाए। कि विरासत की दौलतमंद क्या जाने, मेहनत का नशा, जिंदगी वो नहीं जो अपने पुरखों पर जी जाए। और इसी लाइन के साथ क्वेश्चन नंबर पहला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये अंडाणु है, ठीक है। कौन सी है, ये अंडाणु है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अंडाणु है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए से तो रतौंधी रोग होता है। और बात करें अगर विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, एक मिनट। विटामिन बी से अगर बात करें तो विटामिन बी से हमारा होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग होता है। और अगर विटामिन सी से बात की जाए, विटामिन सी से, तो इससे होता है हमारा स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन डी से हमारा जो होता है ये होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, जो मानव शरीर में हमारे रक्त का शुद्धिकरण जो है ये किस अंग द्वारा होता है। तो ये भैया किडनी के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, किडनी यानी गुर्दा के द्वारा होता है। ये ये क्या करता है, हमारे रक्त से जो है अशुद्धियों को निकाल करके, रक्त से अशुद्धियों को निकाल करके जो यूरिन होता है उसके रूप में ये हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य भाग कौन सा है। मतलब पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। तो भैया ये होता है रंध्र यानी स्टोमेटा से होता है, ठीक है। ये किससे होता है, रंध्र यानी स्टोमेटा से। अब रंध्र क्या होता है, पत्तियां होती है जो हमारी पत्तियां में से कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा जो ये हमारे शरीर में हमारे पौधों में जो है, जब हमारे पौधों में जो अधिक जल आ जाता है तो वह वाष्प के रूप में जो रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है।
जब हमारे पौधों के शरीर में जो है जल अधिक आ जाता है तो रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा पौधों से बाहर निकल जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो भैया लोहे पर जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। आपने देखा होगा अगर कोई लोहा है, अगर आप उसको किसी सुरक्षित जगह नहीं, जैसे बाहर फेंक दिया, जहाँ पर उसको आसानी से पानी और हवा इन सब के संपर्क में रहेगा तो उसमें आपने देखा होगा जंग लग जाता है। जैसे गांव देहात में उसको हम लोग, हमारे यहाँ यूपी में उसको मोर्चा भी कहते हैं, मोर्चा लग जाता है, जिसको हम हिंदी में जंग कहते हैं। तो जैसे ही लोहा हमारा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा उस पर वो जंग लग जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है ये वाट है। ऑप्शन नंबर बी वाट है। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने ये जितने भी ऑप्शन है इन सब के जो मात्रक है बताए थे। जैसे ऑप्शन जूल जो है ये किसका मात्रक है? जूल जो हमारा ये कार्य का मात्रक है। ठीक है। और वाट तो अभी हमने देखा ही विद्युत शक्ति का मात्रक है। और न्यूटन जो है हमारा बल का मात्रक है, ये बल का मात्रक है। ठीक है, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और वोल्ट जो है हमारा विभवांतर का मात्रक है, इसको भी हम किससे, भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण बनता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण बनता है? तो भैया बनता है परावर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण बनता है? दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो ये परावर्तन के कारण बनता है, आप इसको याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है ये हमारा बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, इसको आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करा जाए दूसरा सबसे निकट ग्रह तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, बुध शुक्र, और इसके बाद तीसरा जो है पृथ्वी हमारा है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी। पहले सबसे निकट जो है हमारा सूर्य के सबसे निकट जो है बुध ग्रह है, इसके बाद हमारा शुक्र ग्रह है, इसके बाद हमारा पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? तो भैया ये ऑस्मियम है। ठीक है, कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? तो ये ऑस्मियम है, ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो भैया ये नीले लिटमस को किस में बदल देता है? ये लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये भैया लाल में बदल देता है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखो अम्ल क्या होता है, अम्ल थोड़ा, इसको ऐसे मानकर याद करिए, अम्ल थोड़ा क्रोधी टाइप का है। अम्ल को अगर आप किसी चीज़ पर डालोगे तो उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, तो ये थोड़ा क्रोधी टाइप का है। और क्रोधी मनुष्य क्या होता है, गुस्से में बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। गुस्से में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि अम्ल जो है क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, ये लाल कर देता है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? मानव शरीर में इंसुलिन जो है हमारे किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो भैया अग्न्याशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो भैया ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे कम की बात की जाए कि मतलब ध्वनि किस माध्यम में जा ही नहीं सकती, मतलब चल ही नहीं सकती, तो भैया वो निर्वात हो जाएगी। किस में हो जाएगी? निर्वात। अब निर्वात क्या होता है, मान लीजिए कोई डिब्बा है, उसमें से हवा निकाल दीजिए, उसमें कुछ ना रहे, वो खाली सा है, उसमें से हवा भी निकाल दी जाए, और अगर आप उसमें कोई ध्वनि
ध्वनि को डालकर देखें तो वो आगे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ध्वनि की चाल जो सबसे कम होती है वो निर्वात में होती है, और सबसे अधिक जो होती है ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठोस में होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये ठोस में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर है भैया, ये फीमर है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जांघ में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे जांघ में पाई जाती है, फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी हमारी जो है ये स्टेपीज है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। आप इसको याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो भैया ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। ऑक्सीजन निकलती है, आप इसको याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का जो एसआई मात्रक है ये क्या है? तो बल का एसआई मात्रक अभी हमने बताया ही था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो न्यूटन है, ठीक है। कौन सा है? ये न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक जो है हमारा न्यूटन है, आप इसको याद रखिएगा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो हमारा तरल भाग है ये क्या कहलाता है? ये हमारा प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है प्लाज्मा कहलाता है। और इसी प्लाज्मा में हमारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। कुछ जो हमारे रक्त के लिए आवश्यक जो कुछ पोषक तत्व होते हैं इसी प्लाज्मा में होते हैं। और डॉक्टर्स लोग जब किसी हमारे शरीर में कोई रोग को चेक करते हैं तो इसी प्लाज्मा से ही चेक करते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, जिसको हम सीरम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो भैया ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात की जाए, छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारी है ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसको हम यकृत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो भैया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, H2O, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, H2O है जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो भैया 24 घंटे में पूरा करती है। ये भी तो भैया बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 24 घंटे में पूरा करती है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है हमारा ये एमीटर है, ठीक है। क्यों? क्या है? ये एमीटर है। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है ये एमीटर है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या करता है? ये हमारे दाब मापने का यंत्र है, ठीक है। किसका यंत्र है? ये दाब मापने का यंत्र है। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो थर्मामीटर, तो भैया ये ताप मापने का यंत्र है, ताप मापने का यंत्र है। जो डॉक्टर्स आला लगाते हैं हमारे शरीर में चेक करते हैं, ये थर्मामीटर ही होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। बाकी वोल्ट मीटर ये किस चीज़ को मापता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है हमारा ये किस चीज़ को मापता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये भैया एमीटर है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, एमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी नाम से आप याद कर सकते हैं, सी से एस्कॉर्बिक, बस नाम से बैठ जाए, बस वही एस्कॉर्बिक, सी से एस्कॉर्बिक, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो भैया हीरा है। आप इसको याद रखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर कोई है तो भैया हीरा है, इसको आप याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो भैया ये होती है 46। कितनी होती है, ये होती है 46। ऑप्शन नंबर सी 46। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या ना पूछ करके जोड़ी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, जोड़ी पूछ लेता है। तो उस समय आप आंसर क्या लगाएंगे, जब जोड़ी पूछेगा तो आप 23 लगाएंगे, ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। लेकिन जब गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाएगी तब ऑप्शन नंबर सी 46 हो जाएगा। ओजोन परत में किस गैस से बनती है। देखो ओजोन परत जो हमारी है ये किस गैस से बनती है, तो भैया ये बनती है O3 से। किससे बनती है, O3 से बनती है, इसको आप याद रखिएगा, ये O3 से बनती है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक भैया जूल है, ठीक है। ये जूल है, इसको हमने कई बार बताया, ठीक है। ये जूल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। बस यही कुछ 25 क्वेश्चन थे जो अभी हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी क्वेश्चनों को देखकर और पढ़कर के समझ में आया होगा। और शायद आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि इतने इजी प्रश्न भला ग्रुप डी में कैसे आते होंगे। मेरे भाई इससे भी इजी प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। ऐसा नहीं है कि इससे टफ एग्जाम में नहीं आता, इससे भी टफ एग्जाम में आता है। बट जो बेसिक क्वेश्चन है हमने सोचा क्यों ना उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि कठिन प्रश्न तो सभी करते हैं, पर इजी प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, बट कुछ लोगों को बेसिक क्वेश्चन भी नहीं मालूम होता है और ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रश्न आएंगे नहीं। ये पिछले बार जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 32,438 वाले, इस उन सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा इसके अगले वाले यानी प्रैक्टिस सेट 3 में थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। अब इतना भी टफ नहीं लेकर आऊँगा, मैं टफ लेकर आऊँगा जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हो और आते हों, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो भैया टफ और कठिन नहीं देखना, हमें ये देखना कि एग्ज़ाम में हमारा लेवल क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमको ये देख कर पढ़ना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।